हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग मेन लीड पाथ से होती है। पाथ विलेज में रहता है। लोग उसके बारे में जब सुनते हैं तो उनकी थिंकिंग बस ये रहती है कि वो विलेज में रहता है, इसी वजह से वो गंवार और जाहिल होगा। बट ऐसा नहीं है। पाथ काफ़ी क्वालिफाइड भी है एंड देन वो विलेज का किंग भी है। उसे मालूम पड़ता है कि चाय पत्ती के बागात में लोग इलीगल काम कर रहे हैं। देन वो उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर चला जाता है। इसके अगले सीन में हमारे इस ड्रामे की मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम रोजाना है। रोजाना काफ़ी क्यूट और इनोसेंट भी है। वो लोगों का काम कर दिया करती है और उसका दिल बहुत बड़ा है। खैर, यहाँ पर वो विलेज में घूमने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर लोगों के साथ डांस करके उसे काफ़ी अच्छा लगता है। उसे बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं, लेकिन रोजाना के लिए सबसे सरप्राइजिंग वाला गिफ्ट रहता है उसका प्यार पूरब का वहाँ पर आना और उसे सरप्राइज करना। वो काफ़ी खुश भी हो जाती है कि पूरब वहाँ पर आया हुआ है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है पाथ उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है जो लोग चाय पत्ती के खेत में जा करके इलीगल काम करते हैं, और सारा का सारा ब्लेम पाथ पर आता है। देन पाथ उन्हें वार्न करता है कि वो यहाँ से चले जाए और इलीगल काम बंद कर दे, नहीं तो पनिशमेंट के तौर पर उन्हें पाथ की मार खानी पड़ेगी एंड पुलिस स्टेशन में भी जाना पड़ेगा। लेकिन उल्टा वो लोग तो पाथ से ही फाइटिंग करने पे उतारू हो जाते हैं। पाथ उस ग्रुप के लीडर की हड्डी पसली एक कर देता है। उसको देख करके बाकी सारे लोग डर जाते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं पाथ से फाइटिंग करने के लिए, लेकिन पाथ कहता है अगर तुम भी अपने बॉस की तरह ना यहाँ पर हड्डी पसली एक करवाना चाहते हो देन मेरे पास आओ, और ऐसा नहीं करवाना चाहते हो देन अपने बॉस को यहाँ से लेकर के जाओ, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। जिसकी वजह से सारे लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो अपने बॉस को ही लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। पूरब एक पुलिस ऑफिसर है, इसी वजह से आए दिन उसे अपनी ड्यूटी के रिलेटेड बाहर रहना पड़ता है। रोजाना से उसकी मुलाकात कभी कदार होती है। खैर, यहाँ पर दिखाया जाता है पूरब रोजाना के लिए एक नेकलेस लेकर आया हुआ रहता है। वो उसे पहनाता है और ये कहता है कि ये उसके प्यार की निशानी है, जिस पर रोजाना काफ़ी खुश हो जाती है। वो पूरब से प्रॉमिस करती है कि वो इसे लाइफ टाइम तक पहनकर रहेगी और इसे कभी भी खोएगी नहीं। अगली सीन में दिखाया जाता है गैंग के बॉस को, जिसका नाम सांग है। सांग को जब मालूम पड़ता है कि उनका इलीगल काम रुक गया है, वो भी पाथ की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये पाथ का रियल वाला दुश्मन है। खैर, यहाँ पर वो अपने ही बंदों को मारता है, ये कहते हुए कि तुम जैसे नाकारा निकम्मों को मैंने अपने काम पर रखा है, तुमने मेरा काम नहीं किया। साथ ही वो पाथ को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोच रहा होता है। इसके अलावा जिन लोगों ने उसका काम नहीं किया उन लोगों को वो मार देने का ऑर्डर भी दे देता है। इधर पूरब और रोजाना दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन सडनली पूरब के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि विलेज में इलीगल काम किया जा रहा है, जा करके वहाँ पर उसे चेकआउट करना पड़ेगा। जिसकी वजह से पूरब को वहाँ से जाना पड़ता है। वो रोजाना से सॉरी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर मिलने के लिए आऊँगा। लोग उसे रिसीव करने के लिए आ चुके थे। पूरब वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूरब जाने से पहले अपनी गाड़ी रोजाना को दे करके जाता है कि वो यहाँ से घर चली जाएगी। रोजाना पूरब के लिए प्रे करते हुए घर जा रही थी और सडनली रास्ते में पाथ आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है। रोजाना बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। वो फ़ौरन चेक करने के लिए जाती है और सॉरी बोलते हुए पाथ से पूछने लगती है कि कहीं उसे लगी तो नहीं। अब पाथ के लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसी वजह से वो रोज़ाना से झगड़ पड़ता है। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती है तो चलाने की कोशिश क्यों करती हो? इस तरह आते जाते लोगों को क्या मारने का इरादा है क्या? जिस पर रोज़ाना सॉरी बोलते हुए कहती है देखो, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, तुम अचानक से आ गए, बस एक्सीडेंट हो गया। अच्छा चलो, इन शॉर्ट में मुझे ये बताओ कि तुम किस वजह से मान जाओगे? मुझे लग रहा है कि तुम्हें पैसे चाहिए। पाथ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एक तो गलती इसकी, ऊपर से मुझे पैसे का रुआब दिखा रही है, जिसकी वजह से अब पाथ को भी गुस्सा आ जाता है। वो सीधा जा करके रोज़ाना की गाड़ी में बैठ जाता है। रोज़ाना उसे कहने लगती है नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो, ये गाड़ी मेरी है, तुम इसमें नहीं बैठ सकते हो। जिस पर पाथ कहता है तुमने कहा ना कि अभी भरपाई के तौर पे तुम कुछ भी कर सकती हो, तो बस अब मेरा हॉर्स वहाँ पर तो जाने से नहीं रहा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो इसी वजह से ये गाड़ी मुझे ले जाएगी। रोज़ाना पाथ को रोकने की कोशिश करती है, जिस पर पाथ सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है। रोज़ाना डर जाती है और विलेज में चिल्लाने लगती है, हेल्प की डिमांड करने लगती है। जिस पर पाथ कहता है क्या तुम मुझे इस टाइप का लड़का समझ रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और बात रही इस गाड़ी की तो मैं कल तुम्हें लौटा दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वही करना पड़ेगा। और अगले सीन में दिखाया जाता है पाथ और रोज़ाना दोनों उसी गाड़ी में साथ में थे। पाथ का कहना था कि मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, उसके बाद तुम अपनी गाड़ी ले लेना। तुम्हारी वजह से मेरा हॉर्स का एक्सीडेंट हुआ, अब वो वहाँ तक नहीं जा सकता है, इसी वजह से चुपचाप और शांति से बैठो। रोज़ाना उसे कह रही होती है देखो, मेरी पहुँच बहुत दूर तक है, अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो तुम पुलिस स्टेशन में पहुँच जाओगे। जिस पर पाथ सडनली उसे अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लेता है, ये कहते हुए बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हो, चुप रहो। अगले सीन में पूरब को दिखाया जाता है वो इस प्लेस पर पहुँच चुका था जहाँ पर लोग इलीगल काम कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर होने की वजह से ये पूरब का फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों को जेल में डाले
यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे से निभा रहा होता है। पात भी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की हेल्प करने के लिए आया था जब उसे मालूम पड़ा था, लेकिन बीच में रोजाना आ गई थी। इसी वजह से वो रोजाना को भी साथ में लेकर आया हुआ था। रोजाना को कोई शूट करने वाला रहता है, इसी वजह से पात उसकी भी जान बचाता है और उसकी जान बचाते हुए वो उन लोगों से बहुत अच्छे से फाइटिंग कर रहा होता है। लेकिन इस बीच रोजाना वो नेकलेस खो देती है जो कि पूरब ने उसे बड़े ही प्यार से अभी कुछ टाइम पहले ही दिया था। काफी टाइम ढूंढने के बाद उसे वो नेकलेस मिल तो जाता है, लेकिन जब वो पीछे टर्न होती है तो देखती है कि एक बंदे ने पूरब को शूट कर दिया है, मानो उसकी जान ही निकल गई। वो फौरन दौड़ती हुई जाती है पूरब के पास और उसे गिरने से बचा लेती है और वो उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है पूरब बेहोश हो चुका था। रोजाना बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़ करके नहीं जा सकते हो। तब यहाँ पर पात को दिखाया जाता है, उसे रोजाना का रोना बहुत ही अजीब लग रहा था। लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई ऐसी लड़की आई थी जिसकी वजह से आज पात को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। यहाँ पर उसे रहा नहीं जाता है और वो पूरब की हेल्प करता है। वो उसे अपने कंधों का सपोर्ट देता है और वहाँ से सडनली उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। अगली सीन में पूरब को दिखाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, लेकिन रोजाना अभी भी बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, सदमे में थी कि कहीं वो अपने प्यार पूरब को खो ना दे, क्योंकि लाइफ में पूरब भी तो एक ऐसा बंदा है जो उसे अच्छे से समझ रहा होता है। बाकी तो उसकी मदर और उसकी सिस्टर वो तो उसे नौकरों जैसा ट्रीट करते हैं। वैसे तो पात की लाइफ में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है, वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन आज रोजाना के मैटर में कुछ अजीब सा हुआ। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा था जब वो पूरब को लेकर के इतनी ज़्यादा परेशान थी। उसके दिलो दिमाग में बस रोजाना का ही ख्याल आ रहा था कि वो पूरब के लिए कितनी ज़्यादा परेशान थी। अगले सीन में पात को एक ग्रेव पर दिखाया जाता है और पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो ग्रेव किसी और की नहीं बल्कि पात की वाइफ की है। किसी टाइम में वो एक लड़के से प्यार करता था, उससे शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका ये प्यार सिर्फ दिखावे का है, सिर्फ पैसों के लिए है। एक्चुअली उस टाइमिंग में पात बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन था और अभी भी रिच पर्सन ही है। उसकी वाइफ ने उसे इस वजह से शादी की थी क्योंकि वो पैसों की बहुत ज़्यादा भूखी थी। उसे शॉपिंग करना, पैसे उड़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन कहते ना हमेशा वक्त एक सा नहीं होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। पात की लाइफ में भी कुछ ऐसे ही चेंजेस आए थे। उसका बिजनेस लॉस में चला गया था, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी कर्जदार भी हो गया था। उसकी वाइफ को अब सही से वो पैसे भी नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने उसे छोड़ देने का डिसाइड किया। लेकिन पात को इन सब के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बेचारा इनोसेंट, वो तो बस अपनी वाइफ से प्यार करते रह गया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी वाइफ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बच्चे को से पैसे भी ले करके जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ पैसों के पीछे एकदम क्रेजी और पागल बन चुकी थी। बस उसे किसी भी कंडीशन में पैसे चाहिए था। इसी के साथ पात के सामने ये भी सच्चाई आ जाती है कि उसकी वाइफ ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, बस पैसों के लिए उससे शादी की, वरना वो उससे शादी कभी नहीं करती। बेचारे पात का तो दिल टूट जाता है। इसी वजह से वो उन दोनों का शूट कर देने का डिसाइड करता है और गन निकाल लेता है। लेकिन क्या सच में पात ने अपनी वाइफ को मारा है या नहीं, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा ना। खैर, यहाँ से पास्ट का सीन कट होता है और प्रेजेंट के सीन में अभी भी पात वहीं ग्रेव पर खड़ा था। अगले सीन में रूमी की मॉम को दिखाया जाता है जो पात के घर पर आई हुई थी रूमी और पात का रिश्ता करवाने के लिए, क्योंकि पास्ट में दोनों के हस्बैंड ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों की शादी करवाई जाएगी। अब पात के डैड तो नहीं रहे, तो इसी वजह से रूमी की मॉम आई हुई थी पात की मॉम से बात करने के लिए रिश्ते के बारे में। और साथ ही रूमी की मॉम ये भी एहसान जताना अपना नहीं भूलती है कि पास्ट में पात के डैड का जब बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा था तो उस वक्त इन्हीं लोगों ने उनकी हेल्प की थी। इसी वजह से तो आज उनका बिजनेस इतना ज़्यादा बड़ा हो पाया। खैर, यहाँ पर दिखाया जाता है रूमी की मॉम एक नंबर की चालाक है और इस वक्त वो बहुत ही कर्ज में डूबी हुई हैं, तो इसी वजह से उन्हें ये रिश्ता समझ में आ रहा था। वैसे तो हमेशा दहेज लड़की की साइड से आता है, लेकिन यहाँ पर रूमी की मॉम जबकि कर्ज में बहुत बुरी तरीके से डूबी हुई थी तो अपना एहसान जता करके 10 मिलियन लड़की की तरफ से दहेज की डिमांड कर रही थी। पात ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो बाहर आता है और अपनी मॉम से साफ मना कर देता है, मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला हूँ और आप जानती है ना मैं लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इसी वजह से मैं किसी भी कंडीशन में शादी नहीं करूँगा। जिस पर पात की मॉम उसे रियलाइज़ करवाती है कि पास्ट में उनके बुरे वक्त में रूमी के ही पेरेंट्स ने उसकी हेल्प की थी, तो इसी वजह से उसे करना पड़ेगा। और साथ ही उसके डैड ने भी तो प्रॉमिस किया था ना, तो क्या वो अपने डैड का प्रॉमिस नहीं रखेगा। मजबूरी में आ करके पात को इस रिश्ते के लिए हाँ बोलना पड़ता है। रूमी की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो 10 मिलियन की डिमांड करने लगती है, जिस पर पात स्माइल करते हुए, आपको 10 मिलियन शादी होने के बाद मिलेगा। लेकिन अगले सीन में रूमी को दिखाया जाता है जो कि फुल ब्राइडल लुक में थी। ये क्या, अभी तो शादी हुई नहीं और ये ब्राइडल लुक में, ओह अच्छा, तो यहाँ पर शूटिंग चल रही है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है रूमी को शूटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो अपने एक एल्बम के लिए वहाँ पर गई हुई थी जिसमें उसका ब्राइडल लुक था।
यहाँ पर उसकी मॉम उसे कॉल करती है और बता देती है कि उसका रिश्ता तय हो गया है, वो भी पात के साथ जो कि विलेज में रहता है। अब रोमी इतनी मॉडर्न और उसका रिश्ता एक विलेज टाइप के लड़के से किया जा रहा है, तो रोमी की थिंकिंग यही है कि वो विलेज में रहता है, इसी वजह से वो गंवार और जाहिल होगा कंपेयर टू रोमी। अब रोमी इतनी मॉडर्न और वो किसी ऐसे बंदे से शादी करेगी, साफ मना कर देती है, नहीं मॉम मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी करूंगी तो किसी अपने पसंद से लड़के से करूंगी। रोमी की मॉम उसे फोर्स करने लगती है, जिसकी वजह से रोमी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती है। रोमी को एक प्रॉब्लम है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है जब भी वो हाइपर होती है। सारे लोग कॉल करके रोमी की मॉम को इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से रोमी की मॉम अब बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। नेक्स्ट सीन में रोज़ाना को एक लड़की की केयरिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की कोई और नहीं रोमी है, मतलब रोज़ाना के लाइफ में जो दो चुड़ैले हैं वो कोई और नहीं रोमी और उसकी मदर ही है। रोमी की नज़र रोज़ाना की नेकलेस पे पड़ती है, उसे वो नेकलेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसी वजह से वो रोज़ाना से कहती है ये नेकलेस मुझे चाहिए, जल्दी से निकालो, मुझे दो। रोज़ाना भला ये नेकलेस कैसे दे सकती थी, जबकि पूरब ने बड़े प्यार से अपने प्यार की निशानी समझ करके रोज़ाना को पहनाया था। रोज़ाना मना कर रही होती है, रोमी को गुस्सा आ जाता है, वो उसके गले से नेकलेस छीनने लगती है। रोज़ाना मना कर रही होती है, लेकिन सडनली वो हाइपर हो जाती है और उसे एक बार फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। रोज़ाना डर जाती है और ना चाहते हुए भी वो अपने हाथों से उस नेकलेस को निकालती है और रोमी के हाथों में दे देती है। नेकलेस मिलते ही रोमी एकदम नॉर्मल हो जाती है और रोज़ाना से नेकलेस को पहनाने के बारे में बोलती है। रोज़ाना जहाँ दे नहीं रही थी, अब वो रोमी को नेकलेस पहना रही होती है। पास्ट में ऐसा रोमी का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं था, वो रोज़ाना के साथ बहुत ही अच्छे से रहती थी, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन जो थी वो उसके हर काम में हेल्प करती थी। लेकिन रोज़ाना उसकी हेल्प नहीं लेती थी, ये कहते हुए कि तुम छोटी हो, मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन जब रोमी की मॉम ने देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, इसी वजह से उसने रोमी को सब कुछ बता दिया कि रोज़ाना उसकी बड़ी बहन ज़रूर है, लेकिन वो एडॉप्टेड है, वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है। इसी वजह से रोमी उसके साथ नौकरों जैसा ट्रीट करे। अब जो बड़े कहेंगे बच्चे तो वही करेंगे। रोमी ने भी अपने माइंड में बिठा लिया कि रोज़ाना उसकी रियल सिस्टर नहीं है, वो उसके साथ सर्वेंट जैसा सलूक करे। तो आए दिन रोमी भी अब रोज़ाना के साथ सर्वेंट जैसा ट्रीट करने लगी थी। रोज़ाना के मार्क्स जहाँ पर फुल आते थे तो उसे बस यूं ही कह दिया जाता था कि इतना तो हर कोई कर लेगा, और इसके अपोजिट में रोमी के सिर्फ पासिंग नंबर पर भी उसकी मॉम इतनी ज़्यादा खुश हो जाती थी कि उसे हर वक्त नए नए गिफ्ट दिलाती थी, और रोज़ाना को मिलता था तो सिर्फ घर के काम। लेकिन रोज़ाना हर चीज़ को इस वजह से बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि उसके लाइफ में उसके डैड थे, जिन्होंने उसे अडॉप्ट ज़रूर किया था, लेकिन अपनी रियल बेटी से कम प्यार नहीं करते थे। अगली सीन में दिखाया जाता है, पात की मॉम उसके पास आती है और उसे बताती है कि रोमी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसे जा करके मिलना चाहिए रोमी से। आफ्टर ऑल उसकी और रोमी की शादी जो होने वाली है। पात साफ मना करता है, मॉम आप मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए, आप जानती हैं कि आपके कहे हुए के मुताबिक मैं हर काम करता हूँ, लेकिन शायद मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जिस पर उसकी मॉम उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिस पर पात कहता है अब रोना बंद कीजिए, मैं मिल लूँगा। नेक्स्ट सीन में रोमी की मदर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हुई थी। वो रोमी से कहती है, मैं सच कह रही हूँ, पात बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो भले विलेज का है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिच है, तुम्हें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। एक बार तुम उससे मिल लो, उससे बात कर लो, फिर तुम्हारा जो भी डिसीजन रहेगा तो मुझे बता देना, मैं वैसा ही करूँगी। जिसकी वजह से रोमी एक बार पात को मौका दे देती है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो अपनी मॉम से कंडीशन रखती है कि मैं पात से अकेले मिलूंगी। अगली सीन में पात को देख करके उसकी सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि पात तो वहाँ पर नहीं आया था, लेकिन पात ने अपनी जगह वहाँ पर बंटी को पात बना करके भेजा था। बंटी लुक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था और उसके टीथ पूरे ब्लैक, जिन्हें देखने के बाद तो रोमी एकदम से हाइपर हो जाती है। रखे हुए फ्रूट भी बंटी खुद ही खाने लगता है, ये कहते हुए तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, तुम तो एकदम अच्छी खासी दिख रही हो, मैं खा लेता हूँ। अब रोमी एकदम हाइपर हो जाती है और सारे सामान को फेंक करके बंटी को मारने लगती है। तुम पात हो, तुम जैसे लड़के से तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से, वरना इसी नाइफ से तुम्हें मार दूंगी। बंटी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। रोमी चिल्ला पड़ती है और इसी वक्त ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। मॉम जब उसकी सिचुएशन देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो उससे शांत करवाती है और प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी पात से नहीं करवाऊंगी क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन प्लीज़ शांत हो जाओ। रोमी कहती है, अगर आपने मुझे फोर्स किया तो याद रखना मैं मर जाऊंगी। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है, नहीं मैं अपनी बच्ची को फोर्स नहीं करूंगी, तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली सीन में दिखाया जाता है रोमी की मॉम को बहुत बड़ा सदमा लग चुका था कि वो इतना सारा अमाउंट कहाँ से लाएंगी, जो कि वो कर्ज में डूबी हुई हैं। लेकिन सामने से रोज़ाना को देख करके उनके माइंड में एक आइडिया आता है और स्माइल करने लगती है। अगले सीन में बंटी को दिखाया जाता है जो पात से मिलने के लिए जाता है। उसने अपने टीथ पे जो ब्लैक कलर लगाया था वो सब क्लीन करता है
और पास से कहता है, ये तुमने मुझे कहाँ भेज दिया था? वो साइको लड़की, अगर मैं 2 मिनट भी रहता तो मुझे मार देती। क्या सच में तुम ऐसी लड़की से शादी करने वाले हो? मैं तो साफ मना कर रहा हूँ, मत करो, वो साइको तुम्हें भी मार देगी, इतनी क्रेजी है। पात उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में रोजाना को दिखाया जाता है। जब वो घर वापस आती है तो बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए थे और ये सब किसी और ने नहीं, पूरब ने अरेंज किया था। पूरब उसे सरप्राइज देता है और साथ ही उसे प्रपोज भी कर देता है कि वो बहुत जल्द उसे अपनी दुल्हनिया बना करके अपने घर लेके जाने वाला है। रोजाना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उस दिन का इंतजार करने लगती है कि जब पूरब दूल्हा बन करके उसके घर पर उसे लेने के लिए आएगा। वो उसे हक कर लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रहते हैं। रूमी की मॉम को अच्छे से मालूम है कि रोजाना पूरब को लाइक करती है और पूरब और रोजाना बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये जानने के बाद भी रूमी की मॉम फोर्स करती है कि रोजाना 5 से शादी कर ले। अगर वो 5 से शादी कर लेगी तो उन्हें 10 मिलियन मिल जाएगा। बस इसी वजह से अब वो रोजाना का यूज़ कर रही होती है। रोजाना साफ मना कर देती है कि वो ये शादी नहीं करेगी क्योंकि वो पूरब से प्यार करती है, वो पूरब से शादी करेगी। रूमी ने बंटी को देखा था, इसी वजह से वो उसे 5 समझ करके अपना पीछा छुड़वाना चाह रही थी। इसी वजह से वो भी रोजाना को फोर्स करती है कि उसे 5 से शादी करनी पड़ेगी। रोजाना साफ मना कर देती है कि मैं पूरब के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। रूमी की मॉम को अब गुस्सा आ जाता है और वो रोजाना के बारे में सब कुछ उसे बता देती है कि पास्ट में उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, वो उनकी रियल बेटी नहीं है। उन्होंने उस पर कितना एहसान किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पे खड़ी है और बात जब यहाँ पर शादी की आ रही है तो इतना भी नहीं कर सकती है। सच्चाई पता होने के बाद रोजाना के पैरों तले तो जमीन से खिसक जाती है। उसे रोने के अलावा और कुछ भी नहीं सुझाई पड़ रहा था। वो रो रही होती है लेकिन सडनली वहाँ पर डैड आते हैं जिन्होंने रोजाना को अडॉप्ट किया था। रोजाना और रूमी में उन्होंने कोई फर्क नहीं किया था। जैसे रूमी थी वैसे ही रोजाना उनके लिए थी। रोजाना डैड को हक करके रोने लगती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, जिस पर डैड भी उसे तसल्ली दिलाते हैं, फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम्हें ये शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सडनली अचानक से डैड की कंडीशन ख़राब हो जाती है और अगले सीन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उनके ट्रीटमेंट के लिए भी अब यहाँ पर पैसों की कमी आ रही थी, जिसकी वजह से रूमी की मॉम फोर्स करने लगती है रोजाना से कि उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। उस पैसों से उसके डैड का कम से कम इलाज तो हो जाएगा, जिन्होंने उसे इतना अच्छे से ट्रीट किया। क्या वो उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती है? अब रोजाना के ऊपर डिप्रेशन पड़ने लगा था। रोजाना जब अपने डैड की सिचुएशन को देखती है तो फ़ौरन शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। बाहर से न्यूज़ सुन रही होती है रूमी और उसकी मॉम, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि बहुत जल्द उनके पास 10 मिलियन आने वाले हैं। रूमी इस वजह से खुश थी कि अब उसे पात से शादी नहीं करनी पड़ेगी, जबकि उसने पात को अभी तक देखा भी नहीं। पूरब रोजाना से काफ़ी टाइम से बात नहीं किया था, इसी वजह से वो उसे कॉल पे कॉल किए जा रहा होता है, लेकिन रोजाना की आंखों से तो आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे पूरब को। आगे दिखाया जाता है पूरब घर के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करता है, कॉल रिसीव करती है रूमी। अब यहाँ पर पूरब को दिखाया जाता है उसका बस एक ही रट था कि वो रोजाना से बात करना चाह रहा है। रूमी से कहती है, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो? क्या मैं तुम्हें बोर करती हूँ? जिस पर पूरब कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे रोजाना से बात करनी है। रोजाना आती है और रूमी से कहती है, पूरब का कॉल है ना, लाओ मुझे दो, मुझे बात करनी है। और यहाँ पर बहुत हिम्मत बना करके फाइनली रोजाना पूरब से बात करती है। पूरब उसे गुड न्यूज़ देता है, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, मैंने अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बात कर ली है, उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत जल्द वो तुम्हारे घर पर रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। खुश हो ना तुम? मैंने जो कहा था वो कर दिया। क्या हम दोनों कुछ टाइम के लिए मिल सकते हैं? मुझे कुछ और भी तुम्हें बताना है। जिस पर रोज़ाना कहती है, हाँ मिलना है, मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ये कहकर वो कॉल को कट कर देती। रोज़ाना जब पूरब से बात करी थी तो उस वक्त रूमी का फेस का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैलपन में था और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये तो पहले से ही पूरब को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोज़ाना और रूमी जब स्कूल जाया करते थे तो पूरब उन्हें ड्रॉप करने के लिए आया करता था। उस वक्त तो पूरब रोज़ाना के चक्कर में आता था, लेकिन रूमी उससे प्यार कर बैठी। इधर रोज़ाना को दिखाया जाता है जिसे पूरब से मिलने के लिए जाना था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, कैसे उसे एक्सप्लेन करे पूरब को कि अब वो किसी और की होने वाली है। खैर वो अपने लुक से स्टार्ट करती है और अगले सीन में दिखाया जाता है रोज़ाना ने पूरब को एक क्लब में ही इनवाइट किया था। वैसे पूरब को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि रोज़ाना इस टाइप की लड़की नहीं थी, लेकिन रोज़ाना के नए वाले लुक को देख करके तो वो टोटली शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से क्या स्टार्ट करे। वो फ्लावर्स से स्टार्ट करता है, वो फ्लावर्स रोज़ाना को देता है और यहाँ पर रोज़ाना को दिखाया जाता है जो पूरब के सामने अपने आप को अपोजिट प्रेजेंट कर रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर वो पूरब की खूब ज़्यादा इंसल्ट करती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो उसके खर्चे भी नहीं उठा पाएगा, तो वो उसके नखरे क्या उठा पाएगा। इसी वजह से वो साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ और वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढ लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है
और तुमसे कई गुना रिच है। मैं जो चाहूँगी फ़ौरन ख़रीद सकती हूँ, फ़ौरन पहन सकती हूँ। इसी वजह से ये तुम्हारी घटिया सी रिंग नहीं चाहिए, अपने पास रखो और किसी और लड़की पर आजमाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे चुंगल में फंसने वाली नहीं हूँ। और हाँ, बात रही तुम्हारे साथ रिलेशनशिप की, तो वो अब मैं ख़त्म कर रही हूँ। इस बात को तुम जितनी जल्दी मान लो उतना ही अच्छा रहेगा। और तुम्हें मालूम भी नहीं है कि पैसों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। एंड हाँ, अब मेरी शादी होने वाली है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो जश्न होना चाहिए। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया है। और सारे लोगों के सामने वो डांस करने लगती है। इवन ये भी ऑफर करती है कि जो भी इसके ऊपर अमाउंट जितना लगाएगा, आज वो उसके साथ ड्रिंक करेगी, जिसकी वजह से क्लब के सारे लड़के उस पर पैसे लगाने लगते हैं। ये सब देख करके पूरब से रहा नहीं जाता है। वो रोजाना को नीचे लाता है और उसे कहता है, ये सारी क्या हरकतें हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? देखो, अगर कोई मजबूरी है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो जिस तरह से तुम अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हो। इस पर रोजाना कहने लगती है, क्यों, मेरा असली रूप देख करके तुम्हें सदमा सा लग गया क्या? देखो, मैं सच कह रही हूँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पैसे ही सब कुछ है मेरे लिए। स्टोरी में ट्विस्ट ना है। हाउ इज दिस पॉसिबल? अनफॉर्चुनेटली जिस क्लब में रोजाना ये सारा हंगामा क्रिएट करी थी, उसी क्लब में पहुंचा हुआ था पात। और पात ने भी रोजाना की पूरी हरकतों को देख लिया था। इसी वजह से उसकी थिंकिंग यही थी कि ये सेम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह है, पैसों की भूखी। अगली सीन में रोजाना को दिखाया जाता है, जो अपने दिल पर पत्थर रख करके न जाने अंदर क्या क्या बोल करके आई थी पूरब को, ताकि उसका दिल अच्छी तरीके से वो तोड़ सके, ताकि पूरब को उसे भुलाने में आसानी हो। पूरब उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है। इसी वजह से वो कार के पीछे छुप जाती है। ना मिलने पर पूरब को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पात को दिखाया जाता है, वो विंडो के थ्रू सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है। पूरब घर तो पहुँच जाता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग सब रोजाना की साइड पर लगा हुआ था। वो रोजाना को बार बार कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। आगे रोजाना सर्वेंट के साथ मिलकर के काम कर रही होती है। वो उसे मना करती है, नहीं नहीं, आप क्यों काम कर रही हो, आप तो इस घर की ओनर की बेटी हो। जिस पर रोजाना कहती है, नहीं, मैं भी आप ही लोगों की तरह सर्वेंट हूँ। ये सुनते ही रूम में हंस पड़ती है और कहती है, चलो फाइनली सच्चाई तुम्हारे सामने तो आई। अब तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम इस घर की सर्वेंट हो। खैर, मेरे दोस्त आने वाले हैं, तुम अपना रूम क्लीन करो। भला इतने महंगे रूम में तुम कैसे रह सकती हो? एक सर्वेंट जो हो ना, तो फटाफट रूम खाली करो, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे उनके साथ उस रूम में पार्टी करनी है, जल्दी खाली कर दो। अगले सीन में पूरब को दिखाया जाता है, उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि रोजाना ने जो कुछ भी कहा है उसे क्या सच है। वो रोजाना से पूछने के लिए आता है, देखो रोजाना, अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशराइज कर रहा है या तुमसे ये फोर्सफुली करवा रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रोजाना कैसे बताए कि उसे 10 मिलियन की ज़रूरत है, उसे अपने डैड का भी ऑपरेशन करवाना है। इसी वजह से वो पूरब को कुछ भी नहीं बताती है। तभी वहाँ पर अचानक से पात की एंट्री हो जाती है। रोजाना बताती है पूरब को कि पात वही बंदा है जिसने पास्ट में उसकी जान बचाई। पूरब उसे थैंक्स बोलता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसके तोते तो तब उठ जाते हैं जब उसे मालूम पड़ता है कि रोजाना की शादी किसी और से नहीं बल्कि पात से हो रही है। पात ही वो रिच बंदा है जिसकी वजह से रोजाना उसे छोड़ रही है। तो थैंक्स वाला सिस्टम खत्म हो जाता है और दुश्मनी वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। पूरब पात को एक्सप्लेन कर देता है कि वो रोजाना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो उन दोनों के लाइफ में ना आए। लेकिन यहाँ पर पात को दिखाया जाता है, वो सीधा रोजाना के पास जाता है और कहता है, ऑलरेडी इस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, वो भी पैसों के लिए, और तुम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? ऐसी टाइप की लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छे लड़के को डिज़र्व नहीं करती है, बहुत घटिया टाइप की होती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है, जब पात रोजाना की इंसल्ट किए जा रहा होता है तो पूरब से बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। इस चक्कर में वो पात से फाइटिंग भी कर लेता है। लेकिन तभी पूरब को रियलाइज़ होता है कि पास्ट में उसकी जान बचाने वाला बंदा कोई और नहीं पात है। इसी वजह से वो फाइटिंग को स्टॉप करता है और बड़े ही प्यार से बातें करता है। लेकिन यहाँ पर उसे रोजाना जाने के लिए कह देती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम अच्छे से जान चुके हो कि मेरे लाइफ में अब कोई नया बंदा आ गया है और मैं इसकी होने वाली वाइफ हूँ, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, हो सकता है फिर तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छी लड़की की एंट्री हो जाए। बेचारा पूरब, उसका दिल टूट जाता है, दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। वो बेचारा अपने आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ से मायूस होकर के चला जाता है। रोजाना पूरब को वहाँ से भगाने के चक्कर में पात से फ्लर्टिंग भी स्टार्ट कर देती है। अब पात भी उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन पूरब के जाते ही रोजाना उससे दूर हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर पात सडनली उसे पकड़ लेता है। ओहो, तो अच्छे से समझ गया कि तुम किस टाइप की लड़की हो, पैसों की भूखी हो ना, पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना। इसी वजह से तो आज पैसों के लिए तुमने उसे छोड़ दिया जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्या प्यार इस टाइप का होता है? सच में तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। अभी जाओगी और आगे गिरोगी और मेरी संपत्ति हासिल करने की कोशिश करूँगी, लेकिन याद रखना मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। लेकिन सडनली रोजाना सच में गिर जाती है
और उसके पैरों में मोच आ जाती है, जिस पर पात स्माइल करने लगता है। मैंने अभी यूँ कहा ही था और तुमने कर भी दिया। ओहो, तो मुझे अगर उठाना पड़ेगा ना। और ये कहते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर रोज़ाना उसे पुश कर देती है। मेरे क्लोज भी आने की कोशिश मत करना, जान से मार दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल होकर के रह गई है और तुम हो मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तभी वहाँ पर रूमी की मॉम आ जाती है और वो वहाँ पर पात को देख करके टोटली शॉक। ओह दामाद जी, तुम आए हो, बताओ कैसे याद किया, क्या 10 मिलियन लेकर आए हो। इस पर पात कहता है 10 मिलियन लेकर तो नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ इन्विटेशन ज़रूर लेकर आया हूँ। शादी आज ही होगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की अरेंजमेंट करो। जितनी जल्दी शादी होगी ना, आपको उतना ही जल्दी 10 मिलियन मिलेगा। ये सुनते ही तो रोमी की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो पास से कहती है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शादी की तैयारी समझो हो गई है, बस तुम जब टाइमिंग बताओ हम उसी टाइमिंग पर रख देते हैं। पात बताता है कि आज ही शादी करनी है, पूरी डेकोरेशन को रेडी करो, मैं बहुत जल्द आऊँगा और अपनी दुल्हनियों को लेकर के जाऊँगा। आफ्टर ऑल बड़ी प्यारी है ना, पैसों की भूखी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है शादी की पूरी अरेंजमेंट्स रेडी हो जाती है, सारे गेस्ट भी आए हुए थे। रोमी की मॉम हर किसी को अटेंड कर रही होती है। रोमी भी बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन ये शादी अटेंड करने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बंटी से मिल चुकी थी और उसे लग रहा था कि बात ही बंटी है। अगले सीन में दिखाया जाता है रोज़ाना पूरे ब्राइडल लुक में थी। उससे मिलने के लिए उसके डैड आते हैं। उसके डैड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहे होते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरी वाइफ के सामने तो मेरी चलती ही नहीं है, इसी वजह से वो तुम पर इतना ज़्यादा जुल्म कर रही है। लेकिन फ़िक्र मत करो, अगर लाइफ में तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो एक बार मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए दौड़ा चलाऊँगा, क्योंकि मैंने तुम में और रोमी में कभी कोई डिफरेंस नहीं किया है। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो और मेरी प्यारी बेटियाँ हो। ये कहकर डैड उसे हक कर लेते हैं। अगले सीन में रोमी को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि और कितना टाइम लगेगा उस पात को आने में। सडनली दूल्हे की कार से एंट्री होती है बंटी की। अब जबकि रोमी पहले से बंटी से मिल चुकी थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि यही बात है और इसी खड़ूस के साथ उसकी सिस्टर रोज़ाना की शादी होने वाली है। वो उसके मुंह नहीं लगना चाह रही थी, इसी वजह से वो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल जाती है अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है अब सारे लोग बस दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सारे के सारे तो अचानक से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दूल्हे की एंट्री जो हो जाती है, दूल्हा एकदम नॉर्मल वाले अवतार में आया था। जैसा पात अपने फील्ड में वर्क करता था, सेम वही लुक लेकर के यहाँ पर वो शादी में आ जाता है शादी करने के लिए। सारे गेस्ट देख करके हक्का बक्का, क्या यही दूल्हा है, क्या इस तरह से यहाँ पर आते हैं। अब बात 10 मिलियन की थी, तो इसी वजह से सिचुएशन को रोमी की मॉम हैंडल करती है। पात के आने पर रोमी की मॉम उससे डिमांड करने लगती है 10 मिलियन कहाँ पर है, दो मुझे। यहाँ पर पात को दिखाया जाता है जो अपने साथ चाय पत्ती की पूरी लीव्स लेकर आया हुआ था और वो उनके सामने रख देता है। ये 10 मिलियन से कम नहीं है। जिस पर रोमी की मॉम, अरे मुझे कैश चाहिए 10 मिलियन, ये पत्तियाँ लेकर के मैं क्या करूँगी। जिस पर पात कहने लगता है ओह अच्छा, तो आपको 10 मिलियन चाहिए और आपको लगता है मैं इतनी आसानी से 10 मिलियन दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ अगर आपकी बेटी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करती है तो शायद मैं 10 मिलियन के बारे में सोचूं। अब यहाँ पर रोमी की मॉम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर पात बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है और 3 महीनों के लिए यूँ समझो कि मैं तुम्हारी बेटी को खरीद रहा हूँ, मतलब मैं अपना गुलाम बनाकर लेकर जा रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं जो कहूँगा उसे वही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर इन 3 महीनों के बीच में वो अगर मेरे पास से भाग जाती है या फिर कहीं और चली जाती है तो समझ लेना कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और आपको 10 मिलियन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी बेटी ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, 3 महीने फिनिश होने के बाद मैं आपको 10 मिलियन दे दूंगा और मंथली 1 लाख ज़रूर पे करूंगा। ये सुनते ही रोमी की मॉम फोर्सफुली जैसा तैसा करके रोज़ाना से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा ही लेती है और अगले सीन में इन दोनों की शादी के रिचुअल्स को भी दिखाया जाता है। शादी कंप्लीट हो जाती है। सारे आए हुए गेस्ट दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तभी सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है पूरब की। पूरब रोज़ाना का फेस देखते ही समझ जाता है कि रोज़ाना की मर्जी के खिलाफ ये शादी करवाई गई है। वो उससे रीज़न पूछता है। रोज़ाना खामोश थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। यहाँ पर वो चैलेंज करता है पात को कि बहुत जल्द वो अपनी प्रिंसेस को उससे वापस ले लेगा, चाहे जो उसके लिए उसे करना पड़े। जिसकी वजह से पात गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी वाइफ के बारे में इस तरह से बात करने के लिए कि तुम मुझे उससे छीन कर ले जाओगे। अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहूँ करने के लिए वो कर सकता हूँ। जब मेरा दिल भर जाएगा तब तुम आ जाना। और ये कहते हुए वो ज़बरदस्ती वहाँ से रोज़ाना को लेकर चला जाता है। पूरब कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन रोमी की मॉम सामने आकर के उसे रोक देती है। पात रोज़ाना के साथ बहुत रूड बिहेवियर में बात करता है, जिसकी वजह से रोज़ाना एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो पात से गुस्से में कहती है,
तुम मेरे जिस्म को तो हासिल कर सकते हो लेकिन मुझे कभी नहीं हासिल कर सकते हो। जिस पर पात कहता है, ओ अच्छा, तो तुम जैसी लड़कियों की थिंकिंग इसी तरह की हो सकती है, यही तुमसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मेरा वक्त इतना ज़्यादा कीमती है कि मैं तुम जैसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जल्दी से जाओ, कपड़े चेंज करो, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। जितनी जल्दी से हो सके चेंज करो और उसके बाद मुझे फार्मिंग के लिए भी जाना है। टाइम वेस्ट करना मैंने सीखा नहीं, जितनी जल्दी हो सके जाओ। अगर तुम नहीं जाओगी तो इसके लिए मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करना भी आता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है वो फ़ौरन कबाड़ से जाता है और रोज़ाना के लिए नॉर्मल ड्रेस निकालता है और उसे चेंज करने के लिए मजबूर कर देता है। बेचारी रोज़ाना अपने डैड की वजह से सब कुछ बर्दाश्त की जा रही होती है। खैर यहाँ पर वो पात को सबक सिखाना चाह रही थी, इसी वजह से वॉशरूम में वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती है। और बाहर रोज़ाना जितना ज़्यादा टाइम ले रही थी बाहर, उतना ही पात का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहा होता है। वो एकदम हाइपर हो जाता है और रूम की ऐसी की तैसी कर देता है और साथ ही डोर पर जा करके डोर को ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है कि जल्दी से ओपन करो, अदरवाइज़ मैं तोड़ दूंगा। मैंने कहा मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूँगा देन तोड़ दूंगा। वैसे सडनली रोज़ाना बाहर आती है, तुम्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये कहते हुए वो सोफे पे रेस्ट करने लगती है। पात शॉक में, क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा मुझे जल्दी यहाँ से जाना है, टाइम नहीं है, और तुम यहाँ पर सो रही हो। जिस पर रोज़ाना कहने लगती है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे सोना है। पात कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें नींद आ रही है, मतलब मेरी नींदों को उड़ा करके तुम्हें नींद आ रही है, तो तुम क्या प्यार से नहीं जाओगी? कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता भी आता है तुम्हें ले जाने के लिए। और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है पात रोज़ाना को किडनैप कर लेता है और उसे अपने गांव की तरफ लेके आने लगता है। रोज़ाना उस इशारे में पट्टी खोलने के लिए कहती है, पात पट्टी खोल देता है। अब यहाँ पर रोज़ाना कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे इस तरह से लेकर आने के लिए? देखो मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हो। जब यहाँ के लोगों को मालूम पड़ेगा तब वो तुम्हारी धुलाई करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। जिस पर पात कहने लगता है, मचाओ शोर। अब यहाँ पर रोज़ाना को दिखाया जाता है वो शोर मचाने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश भी कर रही होती है। इस वजह से वो कार की विंडो से भी बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर पात जब ब्रेक लगाता है तो सडनली रोज़ाना ज़मीन पर गिर जाती है। उस वक्त उसके पास अच्छा मौका रहता है वहाँ से भागने के लिए। वो फ़ौरन वहाँ से भागने का ट्राई करती है। वो बहुत ज़्यादा दूर तक भागती है लेकिन बेचारी नाकाम रहती है क्योंकि पात उसे पकड़ लेता है। पात कहता है, मुझसे भागने की कोशिश भी मत करना, कॉन्ट्रैक्ट किया है तुम्हारे साथ, इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी छोड़ दूंगा। 10 मिलियन की बात है। लेकिन फिर भी जैसा तैसा करके एक बार फिर से रोज़ाना पात की चुंगल से भाग जाती है लेकिन पकड़ी जाती है। सारे लोगों को देख करके वहाँ पर रोज़ाना हेल्प की डिमांड करने लगती है और चिल्ला करके बताने लगती है कि ये पर्सन उसे किडनैप करके यहाँ से लेके जा रहा है। सारे लोग अब यहाँ पर रोज़ाना की साइड हो जाते हैं। वो पात से कहने लगते हैं कि आखिर वो कौन होता है जो एक लड़की को किडनैप करके लेके जा रहा है। यहाँ पर पात को दिखाया जाता है, वो सारे लोगों को एक्सप्लेन कर देता है कि आज इन लोग की नई शादी हुई है और वो लोग हस्बैंड वाइफ है। ज़रा से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसकी वाइफ इस तरह से बिहेव कर रही है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से पात कहता है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं यकीन दिला देता हूँ। और ये कहते हुए वो रोड पर ही ज़बरदस्ती रोज़ाना को किस कर लेता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये दोनों सच में हस्बैंड वाइफ है और इनके बीच में ज़रा से नोक-झोंक हुई है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और उसके अगले सीन में रोज़ाना शांत कार में बैठी हुई दिखाई देती है। पात देखकर स्माइल करता है, जिस पर रोज़ाना कहती है, इस तरह स्माइल मत करो, तुमसे डरती नहीं हूँ, देखो मैं शोर मचा दूंगी, मैं कह रही हूँ कार रोको, मुझे घर जाना है। पात कहता है, इतनी आसानी से थोड़ी घर जाने दूंगा। जिस पर रोज़ाना कहने लगती है, मैं शोर मचाऊंगी, और हेल्प चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से पात का गुस्सा अब हाई लेवल पर आ जाता है और कार में रखे हुए ऑरेंजेस रोज़ाना के मुंह में डाल देता है। बस बहुत हो गया, कब से चिल्लाई जा रही हो, कान को तकलीफ हो रही है मेरे, इसी वजह से अपना मुंह बंद रखो। पात को इतने से भी सेटिस्फाई नहीं होता है, वो पूरा बकेट ही रोज़ाना के सर पे रख देता है। अब अच्छा लग रहा है, तुम्हारा फेस नहीं देखने मिल रहा है। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है रोज़ाना की कंडीशन पर। अगले सीन में दिखाया जाता है पात रोज़ाना को अपने विलेज लेकर आया हुआ था। पात की मॉम जब कार की वॉइस सुनती है तो बाहर आती है अपनी नई नेवेली बहू को देखने के लिए। खैर वो अपने बेटे की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। यहाँ पर रोज़ाना को दिखाया जाता है जब उसके फेस से बकेट हटाया जाता है, बेचारी हेल्प चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। पात बंटी को रोज़ाना का रूम रेडी करने के लिए कहता है। बंटी के फेस के रिएक्शन से ही समझ में आता है कि रूम में ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पात की मॉम पात को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने रोज़ाना के साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो ये घर छोड़ करके चली जाएंगी। पात अपनी मॉम को कूल डाउन करवाता है एंड उनसे झूठ बोल देता है कि वो रोज़ाना के साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। इसी वजह से वो पात की तरफ से बेफिक्र रहे, रोज़ाना यहाँ पर सेफ रहेगी। मॉम खुश हो जाती है, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि पात क्या करने वाला है। आगे रोज़ाना को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक ऐसे घर में पाती है जो कि पूरा खंडर है और वहाँ पर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है।
रोज़ाना डर जाती है जब वहाँ पर वो एक छिपकली को देखती है। वो एकदम ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर जाती है और बाहर उसे एक स्नैक दिखाई देता है। वो बहुत बुरी तरीके से डर कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यहाँ पर बंटी को दिखाया जाता है, वो दौड़ते हुए पात के पास आता है और बोलता है, बॉस वो लड़की सच में बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर पात कहता है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, उस लड़की को बहुत जल्द यहाँ से भगाना है। अब उसने मुझसे शादी की है, पैसों की लालची है ना, तो सबक तो सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज़ाना चिल्ला करके उठ के बैठती है। थैंक गॉड ये उस बात का सपना था, मुझे तो लगा ये हकीकत है, लेकिन शुक्र है मैं हूँ कहाँ, मुझे बाहर जा कर के देखना चाहिए। ये कहते हुए बाहर निकलती है। इधर बात को दिखाया जाता है जो बंटी से कहता है, तुम अपने काम पर फोकस कर रहे हो ना, उस लड़की पर नज़र रखो, मुझे हर एक पल की खबर चाहिए, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसीलिए काम पर लगाया तुम्हें, अच्छे से नज़र रखो। बंटी नज़र रखे हुए था, वो हर एक मिनट की पूरी सिचुएशन बता रहा होता है बात को। रोज़ाना रूम से बाहर निकलती है और वो लोगों से हेल्प की डिमांड करने लगती है, लेकिन हेल्प तो तब मिले जब वहाँ पर कोई रहे। रोज़ाना को एक फ़ोन दिखता है, लेकिन उसमें कॉइन डालना पड़ता है। एक लेडी से बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उसे कॉइन लेती है और वो कॉल करती है अपने डैड के पास। वो अपने डैड से बोलने वाली रहती है कि डैड मुझे यहाँ से लेकर के जाएं आप, लेकिन तभी वहाँ पर वो खामोश हो जाती है, क्योंकि फ़ोन किसी और की नहीं बल्कि उसकी मॉम के हाथ में चला गया था। जिस पर रोमी की मॉम उसे ब्लैकमेल करने लगती है, देखो तुम्हारी डैड की सिचुएशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, इस वक्त उनके लाइफ को बचाना है, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके पास से कहो कि वो पैसे दे दे। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर बंटी और पात दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने रोज़ाना को खूब डराया, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग कर चली गई है। बंटी कहता है, बॉस क्या मैं ढूंढने के लिए जाऊँ? जिस पर पात कहता है, नहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है वो डर कर यहाँ से भाग गई है। पीछे से आवाज़ आती है, क्या मुझे इतना ज़्यादा डरपोक समझ के रखा है? इतनी आसानी से मैं थोड़ी जाने वाली हूँ। पात रोज़ाना को अपनी कार की देता है, मुझे मालूम है अच्छे से तुम यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रुक नहीं पाओगी, इसीलिए ये कार की रखो, जब दिल बोले यहाँ से चली जाना और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना। रोज़ाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी। जिस पर रोज़ाना पात से कहती है, अगर मैंने यहाँ पर रुक कर दिखा दिया तो क्या तुम मुझे 50 लाख दोगे? जिस पर पात कहता है, अगर तुम यहाँ पर सिर्फ 3 दिन भी रुक गई ना तो 50 क्या, मैं तुम्हें 100 लाख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना टॉर्चर तो मैं बहुत ज़्यादा करूँगा, तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। रोज़ाना उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वहाँ पर रुकने का डिसाइड करती है। पात उसे कहता है, कार की तुम्हारे पास रखो, जब दिल बोले यहाँ से चले जाना, लेकिन रोज़ाना उस कार की को छुपा देती है। इधर रोमी पूरब के घर आती है, जहाँ पर पूरब अपनी पैकिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लिया था। इस बारे में जब रोमी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाती है और वो पूरब से अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ कह देती है कि वो उसे बचपन से लाइक करती है। जिस पर पूरब का कहना था, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से देखा ही नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो और कुछ नहीं। जिस पर रोमी गुस्से में आ जाती है, आखिर उस रोज़ाना में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पूरब उसके प्यार को रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि मैं सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना से प्यार करता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रोमी उसे फॉलो करती है और उससे कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन पूरब का कहना था, मैं रोज़ाना को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्यार करता हूँ उससे। और इस तरह रोमी के दिल में रोज़ाना के लिए नफरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। रोज़ाना मॉर्निंग में जल्दी उठती है, बिकॉज चैलेंज का आज फर्स्ट डे था। सबसे पहले तो वो अपने रूम को सही से डेकोरेट करती है। आगे उसे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, इसी वजह से वो बाहर जाती है खाने के लिए। अब वो इस तरह से खा रही होती है, आंट उसे और देती है, लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा भूखी हो, लो एक और ले लो। रोज़ाना को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें कोई वीर नाम का बंदा बांट रहा है, वो जा करके ले सकती है, तो फ़ौरन रोज़ाना उसके पास चली जाती है। आगे वीर को दिखाया जाता है जो सारे लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रोज़ाना की एंट्री होती है। जब वीर रोज़ाना को देखता है तो उसकी खूबसूरती पर वो फिदा हो जाता है, उसे उसी वक्त रोज़ाना से प्यार हो जाता है। वो बस रोज़ाना को देखे जा रहा होता है। फूड मिल जाने पर रोज़ाना वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वीर उसे रोकता है। एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ पर न्यू हो, इससे पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। रोज़ाना से बताती है, हाँ मैं न्यू हूँ, क्योंकि मैं शहर से आई हूँ और मुझे कल ही लेकर आया गया है। खैर यहाँ पर रोज़ाना और वीर के बीच में काफ़ी सारी बातें भी होती है और इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाती है, जहाँ पर रोज़ाना उसे अपने हाथों से बनाए हुए एक बैंगल को देती है, ये कहते हुए कि ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है। तो वीर उसे ले लेता है, बिकॉज़ वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। बस उसकी पहली झलक में वो उस पर लट्टू हो चुका था। आगे जब रोज़ाना वहाँ से चली जाती है तो वीर तो टोटल लट्टू बस उसके दिए हुए गिफ्ट को देखे जा रहा होता है
और यहाँ पर दिखाया जाता है वीर कोई और नहीं बल्कि पात का बेस्ट फ्रेंड रहता है। वीर पात को बताता है कि आज मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई कि उसे देखते ही मैं अपने आप को प्यार करने से रोक नहीं पाया। पात स्माइल करते हुए, क्या सच में वीर तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया है? आज तक तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी लड़कियाँ आई लेकिन तुमने सबको रिजेक्ट कर दिया। जिस पर वीर कहता है क्योंकि आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी ना, इसी वजह से। पात उसे कहता है ठीक है फिर मैं देखता हूँ वो लड़की कौन है और मैं पर्सनली उसे तुम्हारे लिए बात करूंगा। आगे रोजाना को वेजिटेबल सीड मिलती है तो वो उन्हें ज़मीन में लगाने के बारे में सोच रही होती है। बाहर आकर के वो अच्छी जगह तलाश कर रही होती है कि मैं इन्हें कहाँ पर लगाऊं। तभी उसकी नज़र पात और बंटी पर पड़ जाती है जो कि उस वक्त उसकी जासूसी कर रहे होते हैं। अब रोज़ाना शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और ऐसे लोगों को हैंडल करना वो बखूबी जानती है। तो अब बारी आ जाती है पात की। अब पात और बंटी को सबक सिखाना चाह रही थी। पात को इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो बंटी को ये कहकर जाता है कि वो रोजाना पर नजर रखे और 1 मिनट के लिए भी उसकी नजर रोजाना से हटनी नहीं चाहिए। रोजाना पात की फेवरेट वाली कार में मिट्टी डालना स्टार्ट करती है। काफी टाइम के बाद उस कार को पूरी तरीके से मिट्टी से फिल कर देती है एंड उसमें वो अपने प्लांट्स लगा देती है कि यहाँ पर रोशनी और पानी दोनों ही अच्छे से मिलेंगे। वो देख रही होती है कि बंटी उस पर नज़र रखे हुए है। आगे दिखाया जाता है बंटी दौड़ते हुए चिल्लाते हुए सीधा पहुँचता है पात के पास। बॉस बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और ये कहकर वो रोजाना के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह उसकी फेवरेट कार में उसने प्लांट उगा दिए हैं। रोजाना की इस हरकत पर पात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन पहले वो देखता है कि वो कर क्या रही है। वो दूर से ही खड़ा उस पर नजर रख रहा होता है। अब जब रोजाना अपना पूरा काम फिनिश कर चुकी थी, वो अपने हैंड को वॉश कर रही होती है और पात रोजाना के वहाँ से जाने का वेट कर रहा होता है। अगले सीन में रोमी को दिखाया जाता है जो आराम से सोफे पे बैठी हुई थी। डैड आते हैं और उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे इस तरह से टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट वो अपना थोड़ा सा टाइम घर की क्लीनिंग में भी दे सकती है। जिस पर रोमी कहने लगती है अब आपको मेरी याद आई, जब रोजाना थी तब तो आपको मेरी याद नहीं आई। डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि रूमी उनकी सगी बेटी होते हुए भी इस तरह से अपने डैड से बात कर रही है। रूमी कहती है आप यही डिजर्व करते हो। डैड रीज़न पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, जिस पर रूमी गुस्से में कहने लगती है क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? जिस वक्त मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत थी आपने पूरा प्यार और सपोर्ट रोज़ाना को दिया। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रोज़ाना की कंडीशन ख़राब होने की वजह से डैड उसकी केयरिंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर रोमी की मॉम रूमी को भड़का देती है कि रोजाना के आ जाने की वजह से उसके डैड उसका प्यार भी अब रोजाना को दे रहे हैं। रोमी उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटी थी। वो अपनी मॉम की बातों में आ जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मॉम जो कह रही है सच कह रही है। रोजाना की आ जाने की वजह से मेरे डैड का प्यार भी मुझे नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से वो अपने डैड से बहुत नाराज़ थी और उनकी एक भी नहीं सुनती है। इधर पात रोजाना पे नज़र रखे हुए था। उसकी हर एक्टिविटी पे उसकी नज़र थी। वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान था कि इतना टॉर्चर और परेशान करने के बाद भी रोजाना की हिम्मत कैसे हो रही है वहाँ पर रहने के लिए। रोजाना रेगुलर डे की तरह अपने सारे काम को कर रही होती है और पात उस पर नजर रखे हुए था। रोजाना नहाने के लिए चली जाती है। पात बंटी को ऑर्डर देता है जाओ मेरी कार को पहले जैसा करो, मुझे उस कार में प्लांट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो कुछ करना पड़े करो, प्लांट को यहाँ से निकाल फेंको। अब अपने बॉस के ऑर्डर पर बंटी वो काम कर रहा होता है। रोजाना बात लेकर आ चुकी थी। वो देखती है तो पात पर चिल्लाने लगती है आखिर तुम समझ के क्या रखे हो? वैसे तो कह रहे हो कि तुम्हें फील्ड के काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अगर मैं वो काम कर रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। जिस पर बंटी कहता है इस वजह से क्योंकि तुमने बॉस की फेवरेट कार में ये सब किया है। भला कोई कार में ये सब करता है? अगर करना है तो ज़मीन पर करो, क्या इतनी ज़मीनें कम है? पात रोजाना को और ज़्यादा टॉर्चर करना चाह रहा था ताकि जितनी जल्दी हो सके रोजाना वहाँ से 9-11 हो जाए, क्योंकि रोजाना अभी तक गई नहीं थी। इसी वजह से पात अपने सर्वेंट को बुलाता है छाया और प्रज्ञा को, जहाँ पर वो प्रज्ञा को ऑर्डर देता है कि वो रोजाना से जितनी मेहनत का काम ले सके वो करवाए उससे। रोजाना पात की आइडिया को समझ जाती है। इसी वजह से वो उसे ओपन चैलेंज करती है तुम्हें जितना मुझे टॉर्चर करना है तुम कर सकते हो, लेकिन याद रखो 3 दिन का टारगेट है मेरा, कंप्लीट करके रहूंगी और तुमने कहा है तुम मुझे 100 लाख दोगे, याद रखना। अब यहाँ पर छाया और प्रज्ञा को दिखाया जाता है। छाया थोड़ी दिल की अच्छी रहती है लेकिन प्रज्ञा बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। बॉस के ऑर्डर पर वो हर काम करती है। छाया आती है और रोजाना को उसका रूम दिखाती है। खैर इस तरह से रोजाना को उस भूतिया रूम से तो बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और उसे इस वक्त अच्छा रूम मिल जाता है। इसी वजह से वो थोड़ी सी सेटिस्फाई होती है, लेकिन साथ ही वो अपने डैड के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। लेकिन फिर भी हिम्मत बनाती है किसी भी कंडीशन में मुझे मेरे डैड के लिए पैसे जमा करने हैं और ये सब मैं ही कर सकती हूँ। अब वही सारी बातें सोच रही होती है, तभी वहाँ पर प्रज्ञा आंट आ जाती है और रोजाना से कहती है इस तरह से बैठने के लिए बॉस ने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है, चलो ज़रा काम करो, किचन में हाथ बटाओ। और ये कहकर
वो रोज़ाना को ले जाती है और रोज़ाना का काम तो उसे करवाती भी है, साथ ही वो अपना काम भी रोज़ाना को करने के लिए कहती है और कहती है तुम्हें खाना अच्छा बनाना आता है, जिस पर रोज़ाना यस बोलती है। तब आंट उससे बहुत सारा खाना बनवाती है। अगले सीन में पात को दिखाया जाता है जब वो आता है खाना खाने के लिए, तो डाइनिंग टेबल पर बहुत ही अच्छी डिश रखी हुई थी। अब पात उसे खाने वाला था। आंट प्रज्ञा उसे बता देती है कि ये खाना किसी और ने नहीं बल्कि रोज़ाना ने ही बनाया है। वैसे तो रोज़ाना ने पात का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो कुछ बिगाड़ा था उसकी वाइफ ने बिगाड़ा था, लेकिन उसकी वाइफ की सज़ा अब वो हर लड़की को देते फिर रहा था। पात को जब मालूम पड़ता है कि रोज़ाना ने उसका खाना बनाया है, गुस्से में वो सारे फूड को फेंक देता है। मुझे नहीं खाना इस लड़की के हाथों का। क्या आंट आपके पास कुछ और काम नहीं थे इस लड़की को कराने के लिए? जिस पर प्रज्ञा आंट कहती है किचन का ही काम बाकी रह गया था और कोई काम था नहीं, इसी वजह से मैंने किचन के काम में से लगवा दिया था जैसे कि तुमने मुझे ऑर्डर दिया था। पात रोज़ाना को परेशान करने के लिए और उसे टॉर्चर करने के लिए उसे क्लीनिंग का काम दे देता है कि जल्दी से क्लीनिंग करो, और साथ ये भी कहता है कि घर में काम नहीं ना कोई बात नहीं, अस्तबल में बहुत ज़्यादा काम है, अस्तबल के काम तो कभी फिनिश नहीं होते, चलो अब तुम्हें वहाँ पर लेकर जाता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा काम तो मिल जाए। बेचारी रोज़ाना वैसे तो वो सिटी से बिलोंग करती थी, लेकिन शादी होने के बाद पात उसे विलेज में लेकर आया था। अब वो उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि वो उसे अस्तबल में घोड़ों के काम भी दे देता है कि वो उसके गोबर उठाएगी, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रोज़ाना घोड़ों के खाने का इंतजाम कर रही होती है, वो उनके लिए घास फूस इकट्ठे कर रही थी, जिसे देख करके बंटी और छाया दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो दोनों कहते हैं हमारा बॉस कितना ज़्यादा खड़ूस है ना, ये शहर से आई हुई लड़की को इतना ज़्यादा काम करने के लिए कह दिए हैं जबकि उसे ये काम आते भी नहीं है। जिस पर बंटी कहता है ऐसा मत बोलो, बॉस हमारे अच्छे हैं। छाया बोलती है हाँ अच्छे हैं, तो फिर इस लड़की के साथ इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? माना हमारे बॉस थोड़े से खड़ूस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी लड़की को इस तरह से ट्रीट करेंगे। वैसे तुम क्या कहते हो, क्या हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए? वो दोनों रोज़ाना की हेल्प करने लगते हैं। सडनली वहाँ पर आ जाता है पात। ओ अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये हो रहा है। एक काम करो छाया, तुम्हें रोज़ाना की हेल्प करनी है ना, कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो, मेरे सामने इस तरह पीठ पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। छाया खुश हो जाती है, सच में बॉस मैं कर सकती हूँ, मैं इसकी हेल्प करना चाह रही थी लेकिन आपके डर की वजह से मैं नहीं करी थी। जिस पर बात कहते हैं हाँ तुम कर सकती हो और कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर छाया समझ जाती है कि बॉस कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इसी वजह से वो बंटी के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है पात वहीं पर खड़ा रहता है। वो रोज़ाना के काम करने के अंदाज को देख करके स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि रोज़ाना ने कभी ये सारे काम को किया ही नहीं था और फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कर रही थी, वो भी पात की वजह से। पात ने फोर्स किया था जिसकी वजह से उसे करना पड़ा, लेकिन पात को रोज़ाना की ऐसी कंडीशन पर भी खूब हंसी आ रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज़ाना को जल्दी उठना पड़ता है बिकॉज उसे फील्ड में काम जो करने जाने थे, चाय पत्तियों की पत्तियाँ निकालनी थी, इसी वजह से वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है। तभी प्रज्ञा आंट आ जाती है। ओए महारानी अभी तक सो रही हो? बॉस ने कहा है जल्दी से फील्ड में जाओ, सारे वर्कर्स पहुंच गए हैं और तुम हो यहाँ पर सोए जा रही हो, जल्दी जाओ फ्रेश हो करके। लेकिन इस बीच दिखाया जाता है रोज़ाना की सिचुएशन सच में ख़राब रहती है। उसे अजीब सा लग रहा था, लेकिन पात के फोर्स करने की वजह से उसे वहाँ पर आना पड़ा था और काम करना पड़ा था वर्कर के साथ मिल करके। लेकिन पात नोटिस कर रहा होता है कि रोज़ाना कुछ अजीब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है उसकी कंडीशन ख़राब है, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प के लिए नहीं पहुँचता है। आगे लंच टाइम होता है, सारे लोग एक साथ बैठ करके लंच कर रहे होते हैं और पानी भी पी रहे होते हैं, जहाँ पर रोज़ाना की मुलाकात वीर से हो जाती है। वीर अब जबकि वो पात का बेस्ट फ्रेंड है तो उसके हर काम में भी वो इन्वॉल्व था। यहाँ पर वो रोज़ाना को देखता है। ओ अच्छा, तो तुम इस फील्ड में काम करती हो, मुझे मालूम नहीं था। जिस पर रोज़ाना कहने लगती है मैं करना तो नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। खैर यहाँ पर वीर और रोज़ाना के बीच में काफ़ी सारी बातें भी होती है। पात दूर से खड़ा देख करके जला भुना जा रहा था। रोज़ाना वहाँ से जाने लगती है तो सडनली गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वीर देखता है, उसकी हेल्प के लिए जाता है, लेकिन देखते उससे पहले पात आ चुका था और पात रोज़ाना की हेल्प करता है। वो उसे अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर के जाता है। वीर भी पात के पीछे जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पात रोज़ाना को रूम में लेकर आता है और उसे लिटाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहा होता है तुम्हारी इन सारी नौटंकियों में मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है तुम ये सब नाटक कर रही हो। तब वहाँ पर वीर आता है और वीर यहाँ पर पात को समझाने की कोशिश करता है कि वो जिस टाइप में रोज़ाना को समझ रहा है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है और वो नाटक नहीं कर रही है, सच में उसकी कंडीशन ख़राब है, इस वक्त उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। लेकिन पात मना करता है, ऐसी लड़कियों के लिए मैं और डॉक्टर को बुलाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर पानी डाल देना चाहिए, अभी जो नाटक करिए ना फ़ौरन सामने आ जाएगा। क्या कह रहे हो? जिस पर वीर मना करता है, क्या तुम साइको हो गए हो? सच में पात समझ में नहीं आ रहा है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है। जिस पर पात कहता है अब थिंकिंग कैसी भी हो, मैं बस इतना जानता हूँ ये लड़की नाटक कर रही है और पानी लेकर के आता है उसके ऊपर डालने के लिए, लेकिन वीर मना कर देता है। साथ ही यहाँ पर वीर पात को ये भी बता देता है
कि वो जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था ये लड़की वही है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो बिल्कुल भी उसे हर्ट होते हुए नहीं देखेगा। ये कहकर वीर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। आगे यहाँ पर पात को दिखाया जाता है वो दिल ही दिल में रोजाना से और नफरत करने लगता है कि तुमने मेरे दोस्त को भी फंसा लिया। पात गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से रोजाना के मोमेंट करने पर वो रुक जाता है। वो उसके पास आता है, जहाँ पर वो उसकी बॉडी टच करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि रोजाना को तो बहुत तेज़ बुखार है। वो फौरन छाया को पानी लाने के लिए कहता है और पानी लेट लाने पर वो छाया पर भी भड़क पड़ता है। वैसे तो हर वक्त पात बस रीज़न ढूंढता था कि कौन सा रीज़न मिले जिसकी वजह से वो रोजाना को हर्ट करे, लेकिन यहाँ पर रोजाना का फीवर देख करके पात को भी अजीब सा फील होने लगता है। वो उसकी केयरिंग कर रहा होता है। रोजाना बेहोशी में भी बड़बड़ा रही होती है और हेल्प की डिमांड कर रही होती है, वो भी पूरब से। पूरब का नाम सुनते ही यहाँ पर पात के दिल में आग सी लग जाती है। वो फ़ौरन वहाँ से जाने लगता है। तभी छाया बताती है कि डॉक्टर भी आ गए और डॉक्टर को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वीर था। वीर डॉक्टर को लेकर आया था। पात पूरब का नाम सुन करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पूरब की मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई थी। वो पूरब से कहती है रोज़ाना नहीं आई, वैसे तो मैं कभी भी आती थी, वो मुझसे मिलने के लिए पहले ही आ जाती थी और आज नहीं आई। क्या तुमने उसे बताया कि मैं आ रही हूँ? आखिर अपनी होने वाली बहू से मैं मिलना चाहती हूँ। अब पूरब भला कैसे बताए अपनी मॉम से कि रोज़ाना की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। उसकी मॉम की कंडीशन आए दिन ख़राब रहती है, इसी वजह से वो रोज़ाना के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और कहता है एक्चुअली मॉम गलती मेरी है, मैंने रोज़ाना को बताया ही नहीं कि आप आने वाली हो। 1 मिनट में कॉल करके उसे इन्फॉर्म करता हूँ। और ऐसा वो प्रिटेंड करने लगता है कि मानो वो सच में रोज़ाना से कॉल पे बात कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉम देखती है तो उन्हें भी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन पूरब यकीन दिलाने में कामयाब रहता है। आगे पूरब बहुत सैड बैठा हुआ रहता है और पास्ट में रोज़ाना के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करके वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। रोज़ाना के होश आने पर छाया उसके लिए केयरिंग जता रही होती है कि उसके बेहोश होने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, जिस पर रोज़ाना उसे कहती है कि अब अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। छाया बताती है कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया था। वो तो पूछने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन है, लेकिन सामने से आंसर ही रिप्लाई नहीं मिला कि वो कौन है। यहाँ पर छाया को अपसेट देख करके रोज़ाना उसे हंसाने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो एक घोस्ट का नाटक करती है, जिसे देख करके छाया भी डर जाती है। वो भागने लगती है। रोज़ाना सडनली उसे पकड़ती है, 1 मिनट भागो मत, मैं तो तुम्हारे फेस पे स्माइल लाना चाह रही थी, दैट्स वाई मैंने ऐसा किया। वैसे अगर तुम्हें बुरा लगा तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। छाया मना करती है, प्लीज़ तुम मत माफ़ी मांगो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम सॉरी मत बोलो, तुम्हारे साथ एक अजीब सी अटैचमेंट फील होती है। रोज़ाना पूछने लगती है कि उसके कपड़े किसने चेंज किए, क्योंकि वो बेहोश हुई थी तब कपड़े तो उसने फील्ड के पहने थे। छाया उसे बता देती है कि उसी ने उसके कपड़ों को चेंज किया है। रोज़ाना डैड से बात करके अपना दिल हल्का करना चाह रही थी। कॉल रोमी की मदर रिसीव करती है, जो उसे उल्टा सुनाने लगती है कि वो तो ऐश की ज़िंदगी गुजार रही है पात के साथ और यहाँ पर वो लोग फूटी फूटी कौड़ी के भी मोहताज है। जल्दी से वो पैसों का अरेंजमेंट करे, अदरवाइज उसके डैड की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। रोज़ाना के डैड कॉल को कट कर देते हुए ये कहते हुए अपनी वाइफ से कि उसे परेशान मत करो, ऑलरेडी उसके लाइफ में कब प्रॉब्लम्स नहीं है जो तुम मुझसे और ज़्यादा पैसे मांग रही हो। जिस पर रोमी की मॉम का कहना था कि वो वहाँ अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारे और क्या हम उससे थोड़े पैसे भी नहीं ले सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। रोज़ाना जब कैलेंडर देखती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके 3 डेज़ तो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी वजह से वो प्रज्ञा आंट से पूछने लगती है कि पात कहाँ पर है। प्रज्ञा आंट भला उसे कहाँ सही से बताने वाली, वो तो उसे उल्टा सीधा और सुनाने लगती है कि घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, पहले उन्हें करो उसके बाद बाहर जाना। लेकिन रोज़ाना कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो फ़ौरन पात से मिलने के लिए चली जाती है। हर जगह वो पात को ढूंढती है, पात कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन अचानक से पात उसे दिख जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पात के पास जाती है। पात उसे दूर से देखता है और स्माइल करने का रीज़न पूछता है, क्या बात है स्माइल क्यों कर रही हो, क्या लॉटरी निकल गई है? जिस पर रोज़ाना कहती है, ऐसे ही कुछ समझ लो, तुमने मुझसे कंपटीशन लगाया था ना कि अगर मैं 3 डेज़ यहाँ पर रुक जाऊँगी तो बदले में तुम मुझे अमाउंट दोगे, तो लाओ कंप्लीट हो गया टारगेट और इसकी विनर मैं हूँ, तो मुझे अमाउंट दो। जिस पर यहाँ पर पात को दिखाया जाता है वो अपनी ही बात से मुकर जाता है। वो कहता है, कैसे पैसे, मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दे सकता हूँ। जिस पर रोज़ाना कहने लगती है, तुम इस तरह से मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, तुमने ऑलरेडी मुझसे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर 3 दिन रुक जाऊँगी तो तुम मुझे अमाउंट दोगे, मुझे अमाउंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे दो। पात अपनी ही बातों से मुकर जाता है और साथ ही वो बंटी को भी अपने सपोर्ट में लेता है। बंटी, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा था? अब बंटी भला अपने बॉस के खिलाफ कैसे जा सकता है? इसी वजह से वो भी पात की हाँ में हाँ ही मिलाता है कि हाँ बॉस, मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ ऐसा कहा होगा। रोज़ाना की आंखों से आंसू निकल जाते हैं बिकॉज एक वही उम्मीद थी
कि हो सकता है मुझे इससे कुछ पैसे मिले तो मैं ये सारे पैसे अपने डैड के ट्रीटमेंट में लगवाऊंगी। अब पात वो पैसे देने से मना कर रहा होता है और वो अंदर भी जा चुका था और साथ ही उसने बंटी को ऑर्डर दिया था कि रोज़ाना उसके पास नहीं आनी चाहिए। उसी वक्त तेज़ बारिश होने लगती है। रोज़ाना बारिश में खड़ी हो जाती है और वो बंटी से कहती है कि जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहीं पर ही खड़ी रहूँगी। और वो पात को भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि वो उसके पैसे वापस कर दे, अदरवाइज़ वो वहीं पर खड़ी रहेगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी पात का दिल नहीं पसीजता है, वो बस अपना काम कंटिन्यू करता है। बंटी पात को इन्फॉर्म करता है कि रोज़ाना बारिश में खड़ी है, अगर वो इसी तरह से खड़ी रहेगी तो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अभी वो सही से रिकवर भी नहीं हो पाई है। लेकिन इन सब से पात को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसका कहना था वो जो करी अपनी मर्ज़ी से कर रही है, मैंने थोड़ी कहा उसे पानी में खड़े होने के लिए। इसी वजह से अगर कल को उसे कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाएगी, मैं नहीं। ये कहकर एक बार फिर से पात अपने काम को कंटिन्यू करता है। शाम को पूरब अपने घर वापस आता है तो घर का हुलिया तो बदला हुआ था और ये किसी और ने नहीं, रूमी ने किया था। जो लड़की अपने घर पर एक गिलास पानी ना ले सके वो यहाँ पर पूरब के घर पर पूरा कुकिंग कर रही होती है। बहुत यूनिक बात है। यहाँ पर वो हर तरह से कोशिश कर रही होती है कि वो पूरब को इम्प्रेस कर सके। वो पूरब से अपने प्यार के भी बारे में बताती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उसे एक्सेप्ट कर ले। अब तो रोज़ाना उसके लाइफ में भी नहीं रही और रोज़ाना भी अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड पात के साथ खुश है। ये सुन करके पूरब को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रोज़ाना पानी में भीग रही होती है, ऑलरेडी उसकी तबीयत ख़राब थी। सडनली वो बेहोश हो जाती है। बंटी देखता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके पात को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पात नहीं आता है। वो अपने काम को कंटिन्यू कर रहा होता है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि पानी में रोज़ाना खड़ी है। कुछ टाइम के बाद वो जब बाहर आता है तब उसे बंटी की तरह मालूम पड़ता है कि रोज़ाना बेहोश हो गई थी और वीर उसे लेकर के गया है। पात के साथ भी अजीब कोइंसिडेंट होने लगा था। जब वो वीर और रोज़ाना का नाम सुनता तो उसे और भी ज़्यादा जेलसी होती। आगे दिखाया जाता है डॉक्टर रोज़ाना का ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पर वो रोज़ाना को वीर की गर्लफ्रेंड समझ रहे होते हैं। इस बात पर तो वीर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि झूठा ही सही, चलो किसी ने मुझे कहा तो कि रोज़ाना मेरी गर्लफ्रेंड है। वो डॉक्टर से रोज़ाना की कंडीशन के बारे में पूछता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नींद पूरी तरीके से न लेने की वजह से ही अचानक से बेहोश हो गई है। वीर छाया से पात के बारे में पूछता है कि पात सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कहाँ पर, जिस पर सर्वेंट उसे बता देती है। आगे दिखाया जाता है वीर पात के पास आता है और उसे परेशान होता हुआ देख करके वो उससे रीज़न पूछने की कोशिश करता है, क्या बात है, कब से देख रहा हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा आजकल परेशान दिखाई दे रहे हो, अगर कोई ऐसी बात है तो शेयर कर सकते हो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। पात के कुछ भी ना बोलने पर वीर उसे कहता है, मुझे कुछ कुछ तो मालूम है, वहाँ पर रोज़ाना पानी में खड़ी थी, वो तुमसे किसी पैसों की डिमांड कर रही थी, आखिर तुम उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों कर रहे हो। देखो बात अगर मेरी रहे तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन तुम्हें मालूम है ना मैं रोज़ाना को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, उसके मैटर में मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर पात ये नहीं बताता है कि वो जिस लड़की के बारे में उसके सामने इतनी तारीफ़ी कर रहा है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, वो तो एक्चुअल में उसकी वाइफ है। वीर का टॉपिक तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, उसका टॉपिक सिर्फ रोज़ाना रहती है। वो रोज़ाना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत जल्द वो उसे पटाने की कोशिश करेगा और इसमें पात बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा वीर ने ऑलरेडी पात को इन्फॉर्म कर दिया था और साथ ही गुड नाइट बोल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रूमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उसने पूरे रूम का कबाड़ा बना दिया था, सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दी थी। इवन यहाँ पर वो रोज़ाना और पूरब की फ़ोटो भी फाड़ चुकी थी, ये कहते हुए कि रोज़ाना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, बचपन में तुमने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया, उनका प्यार बांट लिया और अब पूरब का प्यार मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, पूरब मेरा है, किसी भी कंडीशन में मैं उसे हासिल करके रहूँगी। रूमी की मॉम उसे सुन रही होती है और उन्हें भी रोज़ाना पर ही गुस्सा आ रहा था कि उस रोज़ाना की वजह से हमेशा मेरी बेटी को अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में रोज़ाना को दिखाया जाता है, बेचारी अभी तक बेहोश थी लेकिन फिर भी बेहोशी की हालत में भी उसे अपनी डैड की पड़ी थी। वो कह रही होती है, डैड आप फिक्र मत करो, आपकी बेटी कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट ज़रूर करेगी। पात दूर खड़ा रहता है, वो देखता है कि रोज़ाना बड़बड़ा रही है, वो उसके करीब जाता है तो सारी सच्चाई के बारे में उसे पता चलता है कि रोज़ाना पैसों की डिमांड अपने लिए नहीं बल्कि अपने डैड के लिए कर रही थी। अगली सुबह जब रोज़ाना को होश आता है तो प्रज्ञा आंट उसकी क्लास लेने के लिए वहाँ पर खड़ी थी, जैसा कि पात ने उन्हें कहा था। उनका कहना था यहाँ पर रोज़ाना से कि जल्दी से उठो, फ्रेश हो और जल्दी से जाओ, काम पर लग जाओ, फील्ड में बहुत सारे काम पड़े हैं और मज़दूरों की भी कमी है, तुम जाओगी तो हो सकता है पूरी हो जाए। जिस पर छाया का कहना रहता है, आंट आपके साइको, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि रोज़ाना की सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है और आप इस हालत में उसे फील्ड भेजेंगे। जिस पर प्रज्ञा आंट का कहना रहता है, पात सर का ऑर्डर है, उसे जाना ही पड़ेगा। रोज़ाना सारी बातों को साइड में रखते हुए छाया से पूछती है, एक बात पूछो, मुझे यहाँ पर
कौन लेकर आया, जबकि मुझे अच्छे से मालूम है कि उस वक्त मैं रात बारिश में भीग रही थी। तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वीर ही था। वीर मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी आ चुका था। वो रोज़ाना के लिए फ्रूट्स भी लेकर आया हुआ था। आगे सीन में बंटी के हाथ में एक रिपोर्ट रहती है जो कि रोज़ाना के डैड के रिलेटेड रहती है और पात ने ऐसा करने के लिए बंटी को ऑर्डर दिया था। सर, आपने जैसा कहा था मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ और इस वक्त मैं आपको सच बताऊँ, रोज़ाना की डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उनके पास तो इतना अमाउंट भी नहीं है कि वो हॉस्पिटल की बिल पे करे। इसी वजह से रोज़ाना को फोर्स किया जा रहा है कि वो आपसे अमाउंट ले। उसके अगले सीन में वीर और रोज़ाना को एक साथ दिखाया जाता है। वीर को मालूम पड़ चुका था कि रोज़ाना की डैड की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इसी वजह से उसे पैसे चाहिए और कल रात वो बारिश में इसी पैसों की वजह से ही खड़ी थी। इसी वजह से पहले तो वो अपनी फ्रेंडशिप के बारे में रोज़ाना से क्लियर करता है कि क्या वो दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। रोज़ाना के यस बोलने पर वीर उसे कुछ अमाउंट देता है, जिस पर रोज़ाना मना करती है, नहीं, फ्रेंडशिप मैंने इस वजह से नहीं की कि मैं तुमसे पैसे ले सकूँ। जिस पर वीर का कहना रहता है फ्रेंडशिप की ये निभानी पड़ेगी, ये इस वजह से मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरी दोस्त इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। बात को अपनी इस गलती पर काफ़ी पछतावा भी होता है। इसी वजह से वो बंटी के हाथ में चेक देता है और उसे बोल देता है कि वो जा करके रोज़ाना के डैड का ट्रीटमेंट का पूरा बिल पे कर दे और जो भी आगे का रहेगा वो सब कुछ हैंडल करेगा। बंटी की तरफ से मालूम पड़ जाता है कि इस वक्त रोज़ाना और वीर एक साथ हैं। वीर रोज़ाना को सरप्राइज़ देता है और इसके लिए वो उसे एक ऐसी प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे सनफ्लावर्स थे। उन्हें देख करके सच में उस वक्त रोज़ाना का माइंड थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। वीर और रोज़ाना की काफ़ी टाइम तक बातें होती रहती है। यहाँ पर वीर को दिखाया जाता है वो बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज भी लेकर आया हुआ था, तो उसका कहना रहता है कि रोज़ाना उन स्ट्रॉबेरीज को खाए। रोज़ाना मना करती, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। जिस पर वीर कहता है तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम्हें खाना ही पड़ेगा। वो अपने हाथों से उसे खिलाने की कोशिश करता है लेकिन रोज़ाना मना करती, नहीं मैं ले लूँगी। और उसी वक्त दिखाया जाता है वहाँ पर पात भी आ चुका था। पात रोज़ाना और वीर को इस तरह से हंसते मुस्कुराते बात करते हुए देखता है तो उसकी जेलसी का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसे अब रोज़ाना किसी और लड़के के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसी वजह से वो उनके पास आने लगता है। अब यहाँ पर वीर रोज़ाना को अपने हाथों से जस्ट वो उसे खिलाने ही वाला था स्ट्रॉबेरी, तभी सडनली बीच में टपक पड़ता है पात। वीर पात से, तुम अचानक से यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर पात कहता है एक्चुअली मेरा घोड़ा मुझे यहाँ पर लेकर आ गया तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वैसे तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए? जिस पर वीर उसे बता देता है कि वो यहाँ पर रोज़ाना को लेकर आया हुआ है ताकि थोड़ा सा उसका माइंड चेंज हो सके। अब यहाँ पर वीर को दिखाया जाता है वो रोज़ाना को फोर्स करने लगता है कि वो उसके हाथों से स्ट्रॉबेरी खाए और यहाँ पर पात ऐसा होने नहीं देना चाह रहा था। इसी वजह से सारी स्ट्रॉबेरीज को वो खुद ही छीन लेता है और खुद ही खाने लगता है, ये कहते हुए कि ये स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसी वजह से मैंने खा ली। रोज़ाना पात के रूड बिहेवियर की वजह से उससे बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। इसी वजह से वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है, जिसकी वजह से पात ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर के जाता है। रोज़ाना गुस्से में थी, इसी वजह से वो पात से कहती है मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पात नहीं मानता और ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर के जाता है। आगे पात रोज़ाना से कहता है हॉर्स पर बैठने के लिए, जिस पर रोज़ाना कहती है क्या तुम साइको हो? मैं सिटी में पली बड़ी हूँ, मुझे हॉर्स की राइडिंग नहीं आती है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन पात के ज़बरदस्ती और फोर्स करने के बाद रोज़ाना को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता है और इसमें पात उसकी हेल्प करता है। आगे जब वो दोनों जा रहे होते हैं सडनली एक वुमेन को दिखाया जाता है जो पात के पास आती है और उससे हेल्प की डिमांड करने लगती है और इसी के साथ सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में सांग के बंदों को दिखाया जाता है जो एक पर्सन को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं क्योंकि उसने सांग का दिया हुआ इलीगल काम नहीं किया था। इसकी वजह से उसकी अच्छी खासी पिटाई हो रही थी। तब वहाँ पर पात की एंट्री होती है। पात सांग के बंदों को कहता है कि वो उस मैन को छोड़ दे, लेकिन वो लोग तो उल्टा पात से ही फाइटिंग करने पे उतारू हो जाते हैं। उन्हें तो आइडिया भी नहीं था कि वो जिसके साथ फाइटिंग करने वाले हैं कुछ टाइम बाद वो उन्हीं की अच्छी खासी पिटाई करने वाला है, लेकिन वो लोग रोज़ाना को अपना टारगेट बना लेते हैं। पात अपना शार्प वाला माइंड यूज़ करता है, रोज़ाना को भी आज़ाद करता है, प्लस उन गुंडों की अच्छी खासी पिटाई भी करता है। तब वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और इसी के साथ इस ड्रामे में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम विराट है। विराट एक पुलिस ऑफिसर है और इसे मालूम पड़ा यहाँ पर इलीगल काम किया जा रहा है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर छानबीन करने के लिए आया हुआ था। पात के हाथों से जो गुंडे पिट चुके थे उन्हें पुलिस अरेस्ट करती है। यहाँ पर पात का कहना रहता है कि वो भी पुलिस ऑफिसर्स की मदद करेगा अगर कोई ऐसे इलीगल काम करेंगे तो, जिसकी वजह से विराट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट यहाँ पर विराट को दिखाया जाता है जब पहली नज़र में वो रोज़ाना को देखता है तो टोटल लट्टू। रोज़ाना यहाँ पर आती है पात के पास पूछने के लिए क्या वो ठीक है। रोज़ाना को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किसी और की गंदी नज़र उस पर पड़ चुकी है। विराट तो कहने को पुलिस ऑफिसर है लेकिन उसकी नीयत आए दिन लड़कियों पर फिसलती रहती है और अब उसकी नीयत रोज़ाना पे फिसल चुकी थी। रोज़ाना उसकी नज़रों को पहचान लेती है।
उसे उस वक्त बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसी वजह से वो पात के पीछे छुप जाती है। गांव की वाइफ पात को थैंक्स बोलती है कि आपने मेरी एक हेल्प की आवाज़ से मेरे हस्बैंड की जान बचाई और इन्हें पुलिस स्टेशन में भी नहीं भेजा, इसी वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर पात को मालूम था कि गांव पहले भी इलीगल काम कर चुका है और वो भी पात के ही चायपत्तियों वाले खेतों में। तो यहाँ पर पात उसे वार्न करता है और उसे लास्ट वार्निंग देता है कि अगर वो दोबारा पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहता है तो ये सारे काम छोड़ दे। अगर उसे काम चाहिए तो वो पात के फैक्ट्री में आकर के काम कर सकता है, इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है और दोबारा इलीगल काम करते हुए पकड़ा जाता है तो दोबारा पात उसकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि उल्टा खुद ही वो उसे पुलिस स्टेशन में ले जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे रोजाना पात से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था बात करने के लिए? क्या इसी तरीके से तुम बात करते हो? इसी वजह से तो तुम्हारी फ्रेंडशिप किसी से है ही नहीं और ना ही ज़्यादा लोग तुम्हें पसंद करते, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड है। जिस पर पात रोज़ाना को रियलाइज़ करवाता है कि वो हॉर्स से उतर चुकी है और उसे उतरने के लिए किसने कहा था। अगर वो हॉर्स से नहीं उतरती तो इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं होता है। अब यहाँ पर वो रोज़ाना से कहता है, तुमने हॉर्स से उतरने की गलती की तो पनिशमेंट तो मिलेगी। ये कहते हुए वो खुद हॉर्स पे बैठ जाता है और रोज़ाना से कहता है, अब तुम पैदल ही घर आओगी।